जी, कल हम लोगों ने टी अकाउंट्स के थ्रू फ्लो ऑफ कॉस्ट देखा था कि कैसे मटेरियल से क्वेश्चन शुरू करके कॉस्ट टू सेल तक लेजर के थ्रू जाएगा। आज आपको मैंने कहा था कि एंट्री से रिलेटेड एक आपका आ जाएगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अर्ली क्लासेस में आपको मैंने प्रोडक्ट कॉस्टिंग के मेथड डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने कहा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो सकता है, बैच कॉस्टिंग हो सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग हो सकता है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उसी से रिलेटेड एक चीज बन जाती है। एंट्रीज के साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी एंट्रीज वगैरह भी पेपर में पूछ ली जाती हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आप लोग तीन चीजें कवर करेंगे। एक, जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड, एंट्रीज एंड अकाउंट्स। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड को जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट भी कहते हैं। जी, अकाउंट्स, एंट्रीज और फिर अकाउंट्स। जी, तो जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड या शीट भी इसे कहते हैं, एंट्रीज और अकाउंट्स, ये टोटल चीजें हम लोगों ने इसमें कवर करती हैं। आपको मैंने कहा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक ऐसा मेथड होता है जहां पे आप लोग कस्टमाइज चीजें बनाते हैं, और चूंकि हर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट आ जाती है तो मजबूरन फिर आपको करना क्या पड़ता है, हर ऑर्डर का सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो मसलन फर्ज करें मिस्टर ए के लिए मैं ऑर्डर बना रहा हूं तो इस पे कितना खर्चा आया, बी के लिए बना रहा हूं इस पे खर्चा कितना आ रहा है, हर ऑर्डर का सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे आप कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड या जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। ये हर ऑर्डर की एक सेपरेट शीट बनती है। एंट्रीज के अंदर हम जस्ट ये देखेंगे कि जो एंट्रीज आप लोग पढ़ चुके हैं अगर जॉब ऑर्डर की हो तो कैसे डिफरेंस आएगा उसमें, और अकाउंट्स में भी ये देखेंगे उसके अकाउंट्स पे क्या फर्क पड़ सकता है अगर कोई जरूरत हो। तो ये तीनों चीजें हम लोगों ने इंशाल्लाह इसमें कवर करनी है। आज हम पहले जरा डिस्कस करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड। अच्छा, इसके अंदर नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड भी होता है और डिपार्टमेंटलाइज्ड भी होता है। ठीक है, यानी जो जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड बनाते हैं ये डिपार्टमेंटलाइज्ड भी हो सकता है और नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड भी हो सकता है। नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड का मतलब है फर्ज करें इसी रूम में चीज बनना शुरू होती है, इधर ही कंप्लीट हो जाती है, तो इसका मतलब ए टू जी सारी कॉस्ट इसी रूम में लगी, चाहे वो मटेरियल है, चाहे लेबर है, चाहे ओवरहेड है। तो क्या मुझे इस तरह रिकॉर्ड रखने की जरूरत है डिपार्टमेंट ए में मटेरियल कितना लगा, बी में कितना लगा? नहीं। तो जब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ही नहीं है तो ऐसा काम ही नहीं हो सकता। वहां पे हम बनाते हैं नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड शीट। डिपार्टमेंटलाइज्ड शीट, अब इसके नाम से आपको क्या लग रहा है? हाँ, कि डिपार्टमेंट वाइज शीट बनेगी। मतलब जब मैं मटेरियल का रिकॉर्ड रखूंगा तो बताऊंगा डिपार्टमेंट ए में मटेरियल कितना लगा, बी में कितना, सी में कितना। इसी तरह लेबर का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाइज, ओवरहेड्स का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाइज। तो ये इन दोनों में फर्क आता है। अच्छा, कई स्टूडेंट के ज़हन में ये होता है कि आई कैप ने शीट बनाने को नहीं कहेगा। अगर हम पास्ट पेपर्स को कंसीडर करें तो 8 से 9 दफा क्वेश्चन पेपर में आया, उसने कहा शीट बनाकर दिखाओ। डेटा वो दे देता है, आपको कहता है बनाओ इसकी शीट। तो इस वजह से ना इसके शीट का लेआउट, इसका फॉर्मेट मैं डिस्कस करूंगा।
तो एक दो इसके हम क्वेश्चन भी इंशाल्लाह बाद में करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का डेटा दिया होता है और कैसे हम इसको यूज किया करते हैं। तो ये टोटल चीजें हैं जो हम लोगों ने इसमें वन बाय वन पढ़ना शुरू करनी। सो शीट का लेआउट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो जैसे मर्जी आप प्रोड्यूस कर दें। मतलब आप टीचर टू टीचर देखेंगे फॉर्मेट डिफरेंट बनाएगा, बुक टू बुक देखेंगे फॉर्मेट अलग बना होगा। हाँ, असेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो सबने लिखी होगी, तो जो असेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके हिसाब से मैं अभी इसका फॉर्मेट बनाऊंगा। जी लगा जी। जी, तो अब हम लोग इसकी बनाते हैं शीट। तरीका ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, हर जॉब का यूनिक नंबर होता है, सो जॉब नंबर भी आ जाएगा। अब जो आगे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मसलन फॉर कि किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कौन सी है, स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्वांटिटी के यूनिट्स कितने बनाने, उसके बाद डेट ऑर्डर्ड, डेट स्टार्टेड, डेट वांटेड, डेट completed, इसमें मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद नोट कर लें।
जी, तो बात हम लोग कर रहे थे जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड या जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। आपको मैंने कहा था ये एक ऐसी शीट होती है जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या असाइनमेंट या जॉब की ए टू जी हर तरह की इंफॉर्मेशन देती है। मसलन ABC एंड को, ये तो आपकी कंपनी का नाम था। 4 कि किस कस्टमर के लिए बना रहे हो। प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कौन सी है। आपको मैंने कहा था ये जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है ये कहां पे यूज किया जाता है, जहां पे कस्टमाइज चीजें बनती हैं,
तो कस्टमाइज जब चीज बनती है तो कस्टमर अपनी स्पेसिफिकेशन भी तो बताता होगा ना, ऐसी चीज बनाना, ये फीचर होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन में वो चीज लिखी जाती है। देन क्वांटिटी के कितने यूनिट बनाने। उसके बाद आपका ने कहा था हर जॉब का यूनिक नंबर होता है, ताकि जॉब नंबर से हमें पता चल सके कौन सी जॉब है, तो वो नंबर इसका आ जाएगा। डेट ऑर्डर्ड कि उसने ऑर्डर कब प्लेस किया, डेट स्टार्टेड आपने स्टार्ट कब की, डेट वांटेड उसको चाहिए कब थी, डेट कंप्लीटेड आपने कंप्लीट कब की। उसके बाद मटेरियल, लेबर, एफओएच, इन तीनों के कॉलम बनेंगे जिसके अंदर आप लोग ये इंफॉर्मेशन देंगे डेट के मटेरियल किस डेट पे कितनी क्वांटिटी किस रेट पे कितनी अमाउंट, लेबर किस डेट पे कितने घंटे किस रेट से कितनी अमाउंट, एफओएच कार्ड किस डेट पे किस रेट से कितनी अमाउंट। ठीक है, अब मैंने अज्यूमिंग फिगर लिख दी कि अमाउंट्स का टोटल किया, इसका 15,000 आ गया, इसका 10 आ गया, इसका 5 आ गया। मटेरियल 15,000 का लग गया, लेबर 10,000, एफओएच 5,000। इन तीनों का अगर सम किया जाए तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद आपने नीचे क्या किया, वही लिखा कि जी मटेरियल 15,000 था, लेबर 10, एफओएच 5, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 30,000। उसके बाद अब ये ऑर्डर बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस थी इसकी 50,000, अज्यूमिंग फिगर मैंने ली। बनाने का खर्चा कितना आया था 30,000, सेलिंग एडमिन का खर्चा आ गया 5,000। अगर 35,000 कॉस्ट आई 50 में बेचा तो 15,000 क्या निकल आया प्रॉफिट। तो देखें ऑर्डर मिलने से लेके प्रॉफिट तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी। तो इसे हम लोग कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट कार्ड या जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। तो स्क्रैच से लेके प्रॉफिट तक हर तरह की इंफॉर्मेशन इस पे दे दी जाती है। अच्छा, ये थी एसेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब एटलीस्ट ये तो आपने प्रोड्यूस करना होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे ना, उन्होंने एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें दी होती हैं। जैसे कुछ बुक्स हैं फॉरेन, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने ये लिखा होता है जो गाड़ी डिलीवरी देने गई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। इवन कुछ ने तो ये भी लिखा होता है जो ड्राइवर था उसका नाम क्या था। ठीक है, लेकिन ये एसेंशियल चीजें ये लाजमी होती हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखी हैं। तो ये जो भी मैंने शीट बनाई, इसको हमने कहा था कौन सी वाली है, नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड। क्योंकि देखें कहीं पे डिपार्टमेंट का जिक्र आया कि मैं मटेरियल के यानी डिपार्टमेंट ए में लगा, बी में लगा, सी में लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पेपर में कैसे मुझे पता चलेगा डिपार्टमेंटलाइज्ड शीट बनानी कि नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड। हाँ, अगर डेटा के अंदर डिपार्टमेंट का जिक्र आ गया, डिपार्टमेंट ए में मटेरियल लगा, बी में लगा, सी में लगा, तो इसके अंदर कौन सी बनेगी डिपार्टमेंटलाइज्ड। लेकिन अगर मैं खाली ये कहूँ मटेरियल इतने का लग गया तो इसका ना फिर नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड। ठीक है, तो पेपर के अंदर नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड के भी क्वेश्चन टेस्ट हुए हुए हैं, डिपार्टमेंटलाइज्ड के भी हुए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इनके क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए डेटा किस तरह दिया होता है और कैसे लिखेंगे। तो ये भी मैंने शीट का लेआउट बनाया है नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड। अब आते हैं डिपार्टमेंटलाइज्ड शीट। अच्छा, डिपार्टमेंटलाइज्ड के अंदर ये जो आपका हेडर है ना यहां तक, और ये जो फुटर है ये सेम ही रहना होता है। ठीक है, आप लोग तो खैर दोबारा बना लें, तो पहले आप लोग जरा हेडर बना लें क्योंकि मुझे जगह कम पड़ेगी, मुझे रेस करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंटलाइज बनाने लगे, नोन ये वाली थी। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइज्ड जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट की हेडिंग दे लें और यहां तक का डेटा नोट कर लें। हाँ, ये सेंटर वाला चेंज होगा, तो अभी आप लोग सिर्फ हेडर उसका नोट कर लेना, बाकी फिर जैसे मैं चेंज कराऊंगा उसके बाद एंड पे वो दोबारा सेम बनेगा फिर।
ये जो डेट कंप्लीटेड है, ये जब फिनिश हो जाएगा तब? हाँ जी, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए ना उसको कब चाहिए था और आपने कब कंप्लीट किया, मतलब टाइम भी डिलीवरी दे सके नहीं दे सके उसके लिए। कॉस्ट कार्ड से हम प्रॉफिट एक्चुअली ना कॉस्ट कार्ड ये इंटरनल ही है ना, कस्टमर को तो नहीं देना, तो हम फिर इसलिए असेस भी कर लेते हैं इस ऑर्डर पे पर्टिकुलर असाइनमेंट में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ताकि जॉब वाइज प्रॉफिट लॉस भी पता चलता रहे। ये तो वैसे ग्रॉस है। हाँ जी, ग्रॉस वेट नहीं, एक्चुअली सेलिंग एडमिन आपने लिख दी, अगर रेलिवेंट दिया हुआ है तो फिर तो नेट ही आ गया ना ये आपका। अगर सेलिंग एडमिन ना दिया होता, सिर्फ यही माइनस करते तो ग्रॉस होता। ये हेडर तक नोट कर लें यहाँ तक। जी हो गए यहाँ तक? सर एक सेकंड। जी, अब इसमें आपका ने कहा था चूंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज डिटेल रखनी होगी, तो जब मटेरियल कॉस्ट की मैंने हेडिंग दी तो इसमें डेट, डिपार्टमेंट के किस डिपार्टमेंट में, रिक्विजिशन नंबर। देखें आपको पता है बिजनेस के अंदर कोई भी काम वर्बली नहीं होता, जो भी काम करना होगा तो वेल डॉक्यूमेंटेड होगा। तो रिक्विजिशन नंबर एक्चुअली जब हम स्टोर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना मटेरियल इशू करो, तो वर्बली नहीं होता कि मैं कोई मटेरियल भेजो और भेज देगा, मुझे एक डॉक्यूमेंट उसको सेंड करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिक्विजिशन नोट। इंशाल्लाह आगे आप लोग जाके ऑडिट में पढ़ेंगे कि हम लोग कहते हैं वो जो डॉक्यूमेंट हो ना वो प्री नंबर्ड सीरियल नंबर लगा होना चाहिए। जैसे आपने देखो कि आप फी कॉलेज की पे करते हो उस पर इनवाइस नंबर लगा होता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्यों लगा होता है कि अगर ना लगाओ तो चांसेस ऑफ फ्रॉड वगैरह बढ़ सकते हैं, तो उस वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि जी अगर स्टूडेंट का है तो कौन सी इनवाइस बुक में से है, उसके बाकी काउंटर जो पेज होते हैं वो हम चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं है। तो खैर रिक्विजिशन नंबर उस रिटर्न रिक्वेस्ट का नंबर सीरियल नंबर लिखा जाता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, अब आपका ने कहा था ना कि मैं सिर्फ बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लिख रहा हूं। हो सकता है आप लोग स्टडी टेक्स्ट देखें, हो सकता है उसके अंदर उसने ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का भी कॉलम बनाया हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का मतलब किस किस्म का मटेरियल है, तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वो देता है तो बनाया भी जा सकता है, अदरवाइज एसेंशियल ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि जी मटेरियल आपका कितना लगा। मसलन फर्ज करें आपको मैं कहता हूँ यार डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बाकी कॉलम भी फिल करके अज्यूम कर लेते हैं कि ये 15,000 आ गया। देन
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। टाइम रिपोर्ट नंबर। अच्छा, अब इसके अंदर कॉलम्स क्या बने? डेट, डिपार्टमेंट, टाइम रिपोर्ट नंबर। अच्छा, इंशाल्लाह आगे आप लोग आर्टिकल वगैरह करेंगे और कई दफ़ा कुछ कंपनीज की फैक्ट्रीज वगैरह या ऑफिस में विजिट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी अटेंडेंस का मल्टीपल मेथड होते हैं। मसलन पहले कभी हमारा होता था कि हम लोग हर एम्प्लॉय का ना कार्ड बना देते थे, गेट पे मशीन लगी होती थी, जब एम्प्लॉय आता था हम कहते थे कार्ड इसके अंदर आपने ना पंच करना है। वो जैसे मशीन में कार्ड डालता था उस पर एंट्री का टाइम पंच हो जाता था और उनको इंस्ट्रक्शन होती जब फैक्ट्री से शाम को छुट्टी करके जाओगे दोबारा कार्ड पंच करके जाना। फिर उसने कार्ड डाला, उस पर एग्जिट का टाइम पंच हो गया। तो इस तरह करके ना हम उनकी अटेंडेंस लगाते थे शुरू में। फिर इसमें ना कुछ लूप होल नजर आना शुरू हो गए। मसलन फर्ज करें मैं आपका एम्प्लॉई हूं, 9 to 5 मुझे फैक्ट्री में होना चाहिए। उधर जो गेट कीपर है उसे मेरी सलाम दुआ होगी, कार्ड मैंने उसी के पास छोड़ दिया हुआ। मैंने उसे कहा यार सुबह 9 बजे ना तुम्हें पंच कर देना है। मैं 10 बजे रहा हूं, पंच मेरा 9 बजे कार्ड हो गया हुआ था। चला मैं 3 बजे ही गया था लेकिन पंच उसने 5 बजे किया था। तो इस तरह की ना प्रॉब्लम्स आती थी कि एम्प्लॉई लेट आ रहा है लेकिन टाइम अटेंडेंस उसकी टाइम पे लगी हुई है। तो इस तरह के इश्यूज आना शुरू हो गए। फिर हमने इस चीज़ को ख़त्म किया, बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बैंक्स वगैरह के बाहर छोटी सी एक मशीन लगी होती है, वो जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं ना थंब इंप्रेशन देते हैं, जैसे इंप्रेशन देते हैं उनका एंट्री की अटेंडेंस लग जाती है कि इस टाइम पे एंटर हो गया। शाम को जब छुट्टी करके जाना होता है दोबारा फिर उन्हें थंब इंप्रेशन देना होता है। जब वो देते हैं तो एग्जिट का टाइम रिकॉर्ड में आ जाता है सिस्टम के थ्रू। अब थंब इंप्रेशन तो आपको पता है हर एक अपना अपना ही चलेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया, लेकिन इसमें भी लूप होल आना शुरू हो गए। वो ये मसलन फर्ज करें निकल मैं 3 बजे गया था, थंब इंप्रेशन दे के नहीं गया, अगले दिन आके मैंने कहा यार गया तो 5 बजे था, थंब इंप्रेशन देने भूल गया था। तो इस टाइप का ना प्रॉब्लम, कई दफ़ा सुबह लेट आए और बाद में मैनेजमेंट को कह दिया यार तो मैं 9 बजे गया हुआ था, वो आते हुए जल्दी में थंब इंप्रेशन देना भूल गया था। तो इसका ना फिर कुछ हम लोगों ने हल निकाला कि यार इस तरह की वायलेशन 2 दफ़ा तो एक्सेप्ट की जाएगी, इससे ज़्यादा होगी छुट्टी लग जानी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गया कि एक एम्प्लॉई बेशक जानबूझ के उसने नहीं किया बट लेट हो गया। अब उसको आइडिया हो गया यार 2 दफ़ा तो मेरी वायलेशन हो चुकी हुई है, 1 दफ़ा वायलेशन हो चुकी है, अब लेट भी गया या थंब इंप्रेशन ना दिया तो मेरी छुट्टी लग जानी।
तो इस टाइप के ना कुछ इश्यूज वगैरह इसमें भी आना शुरू हो गए। और फिर ये प्रॉब्लम था कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, या तो मशीनें बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती थी या एम्प्लॉयज़ की लाइन बड़ी लग जाती थी। तो फिर उसका जो अब बड़ी कंपनीज हैं जो फोल्ड कर रही हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, एंट्री और एग्जिट के गेट अलग कर दिए हैं और उन्होंने ना कैमरा लगा दिए ऊपर जो फेस रिकग्निशन करता है एम्प्लॉयज़ की। जैसे एम्प्लॉय गेट से एंटर होता है, फेस रिकग्नाइज करके वो एंट्री की डेट डाल देता है, टाइम डाल देता है। और एग्जिट वाले गेट पे भी कैमरा लगा होता है, जब वो उधर से निकलता है उसका फेस रीड करके ना वो टेंडर्स उसकी मार्क कर देते हैं जो निकल गया था। तो अब इसमें ना वो थंब इंप्रेशन वाला चक्कर रह गया, ठीक है, ना वो ये था कि जी पंच कार्ड कोई आपका जानने वाला कर दे। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे लूप होल पता चलते जाते हैं उसका कोई ना कोई हम ऑल्टरनेटिव या सोल्यूशन निकालते रहते हैं। अब सिस्टम से ना फिर हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम रिपोर्ट नंबर है ये उस शीट का नंबर होता है। आवर्स, कितने घंटे काम किया, रेट, वेज रेट क्या था और उसकी अमाउंट क्या आ गई, ठीक है। तो ये भी आपका डिपार्टमेंट वाइज डेटा आ जाएगा। अच्छा, अभी तो से समझाने के लिए मैंने डिपार्टमेंट एक दफ़ा लिखा है ना, हो सकता है हर हफ्ते बाद मैं डिटेल लेता हूँ तो हर हफ्ते बाद डिपार्टमेंट ABC का डेटा आ रहा हो, लेकिन एग्जामिनर आपको ना क्योंकि जस्ट फॉर्मेट उसने सेस करना होता है, वो एक एक इन्फॉर्मेशन देता है, A में इतने घंटे, B में इतने घंटे, C में इतने घंटे। अच्छा, मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, आपने इसके नीचे कंटिन्यू रखना है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट्स, ठीक है। डेट, डिपार्टमेंट, रेट और अमाउंट। अब FOH के मल्टीपल रेट्स हो सकते हैं ना, मिश्रण किसी में है 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, किसी डिपार्टमेंट में 5 पर मशीन आर, किसी में 20 पर लेबर आर, जो भी उसने रेट दी हो तो वो रेट वाइज अमाउंट आ जाएगी। अब मटेरियल भी डिपार्टमेंट वाइज पता चल गया, लेबर भी पता चल गई, FOH भी। इसके नीचे वो जो फुटर था ना वो सेम वही कॉपी कर लें, ठीक है। वो जो आपका उसमें मैंने बनाया था ना मटेरियल, लेबर, FOH, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, वो सारा वैसे ही लिख लें इसके नीचे। जो नॉन डिपार्टमेंटल कॉस्ट, इसमें फिर हम रिकॉग्निशन नंबर, टाइम रिपोर्ट नंबर एक्चुअली ना बनाने को बनाया जा सकता है अगर इन्फॉर्मेशन हो। इसमें भी आप देखेंगे जब मैं बनाया करूँगा ना, जिस क्वेश्चन में नहीं ना होगा मैं ड्रॉ ही नहीं किया करूँगा, छोड़ दिया करूँगा, तो वो कम ज़्यादा किया जा सकता है कॉलम्स को। एग्जामिनर में एक कोई सेंसर जैसे आपने लिखवाए हैं तो एक चीज़ ज़्यादा थी है तो अगर वो ना लिखने से किसी फॉर्मेट में तो प्रॉब्लम। हाँ, एक्चुअली ना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये लाजमी देनी, बाकी ऑप्शनल होता है, देना चाहें तो दे दें। मतलब अगर कोई फर्ज करें जैसे वो व्हीकल नंबर दे देता है, ठीक है, तो वो आप लोग इधर डाल सकते हैं। फुटर में इसके कस्टमर के सिग्नेचर का नहीं, वो कस्टमर को तो हमने नहीं ना बताना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, हमारा खर्चा कितना आया था।
इसलिए इंटरनल होता है सारा। तो ये अब आप लोगों ने ना फॉर्मेट थोड़े से याद रखने। बाकी मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है, कॉलम्स आगे पीछे हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें लिखी ना, ये एसेंशियल हैं। कोशिश किया करें कि ये अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रोड्यूस हो जाए। तो कल इनके इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो किस तरह का डेटा होता है और कैसे हम उसको प्रेजेंट किया करते हैं। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट चीज़, दैट इज एंट्रीज। अच्छा, आप लोगों ने कहा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या तरीका होता है आप लोगों का कि हर ऑर्डर का सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने जब एंट्रीज पढ़ी थी, अगर आपको मैं कहूं कि डायरेक्ट मटेरियल इशू की है, क्या एंट्री बनती थी? अच्छा, आप लोगों ने कहा वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट। फर्ज करें 10,000 का इशू हुआ, क्या इस एंट्री को देख के पता चल गया कितनी जॉब्स पे कितना कितना मटेरियल लगा? नहीं। इसका मतलब इस तरह की अगर मैंने एंट्री पास की तो जॉब वाइज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होनी। कल को आप मुझसे पूछे किस जॉब पे कितना, तो मैं बस ये कह सकता हूं मटेरियल 10,000 का लग गया, पता नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एंट्रीज के अंदर स्लाइटली चेंज करना पड़ता है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जॉब वाइज डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो एंट्रीज के अंदर एक्चुअली वो चेंज वगैरह ही हमने डिस्कस करना है, कैसा क्या चेंज आता है एंट्रीज में, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकें। अच्छा देखें, आप लोग जब एंट्रीज किया करते थे तो अमाउंट के 2 कॉलम बन रहे होते थे ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब हम लोग किया क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड कर दिया करेंगे सब्सिडरी के नाम से। सब्सिडरी रिकॉर्ड्स का मतलब होता है ऐसे रिकॉर्ड जो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बनाए जाते हैं, डबल एंट्री का पार्ट नहीं होते। देखें, एंट्री में तो ये डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, तो डेबिट क्रेडिट के जो कॉलम है ये प्रॉपर एंट्री का पार्ट है। ये जो सब्सिडरी का कॉलम है ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाता है। अब तरीका क्या होगा, जब भी मटेरियल लेबर एफओएच आप जॉब्स पे लगाएंगे, या सिंपल लफ्ज़ों में कह लो, जब भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो आप लोग जॉब का रेफरेंस दिया करेंगे। मसलन अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि डायरेक्ट मटेरियल इशू करने की एंट्री, तो क्या एंट्री बताई थी आपने? हाँ जी, तो आपने कहा कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। लेकिन क्या इससे पता चल गया था किस जॉब पे कितना खर्चा? नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, आपने ना इधर जॉब का रेफरेंस देना है। मसलन जॉब 1 2 3, जैसे आपको मैं कहता हूं इस पे 5,000 का मटेरियल लगा, इस पे 3,000 का लगा, इस पे 2,000 का लगा।
तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस डेबिट मैं कितने से करूंगा? 10,000। और मटेरियल को क्रेडिट कितने से करूंगा? अब आपको पता चल रहा है किस जॉब पे कितने का मटेरियल लग गया था। तो इस सिर्फ ये इतना सा चेंज आना है कि जब भी वर्क इन प्रोसेस को आप डेबिट या क्रेडिट करोगे, साथ जॉब का रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह सिर्फ वर्क इन प्रोसेस के लिए। अब फर्ज करें मैं कहता हूं डायरेक्ट लेबर भी लगी, इनडायरेक्ट भी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। अब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एंट्री जब आप करते थे क्या होती थी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। एफओएच कंट्रोल डेबिट विद द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। इसी तरह अगर सेलिंग एडमिन हो तो वो भी डेबिट हो जाता था, और क्रेडिट आप कर दिया करते थे पेरोल। अब जैसे वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया तो मुझे इधर साथ क्या करना पड़ेगा कि जॉब 1 2 3, मतलब आपको मैं कहता हूं 1 पे लग गई 7,000 की, इस पे लग गई 5,000 की, इस पे लग गई 3,000 की, तो 8 और 7 15,000। अज्यूम करते हैं इनडायरेक्ट लेबर थी आपकी 5,000, तो फिर 20,000 से पेरोल क्रेडिट। सिर्फ वर्क इन प्रोसेस वो बताना, इनडायरेक्ट एफओएच का पार्ट होती ना, ठीक है। अब मेन देखें एंट्री वही बनी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 15,000, एफओएच कंट्रोल डेबिट 5,000, पेरोल क्रेडिट 20,000। ये जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह अगर आपको मैं कहूं एफओएच अप्लाई की है, एफओएच अप्लाई की एंट्री पड़ी थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। अब जैसे ही वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा तो जॉब 1 2 3, ठीक है। मसलन आपको मैं कहता हूं जॉब 1 के ऊपर अज्यूम करते हैं 50% ऑफ लेबर था, तो 3500 आ गया, ये 2500 आ जाएगा, ये 1500 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 7,500। मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गई, एफओएच भी लग गए। अब जॉब्स कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। कंप्लीशन की एंट्री क्या होती? तो अब जब गुड्स कंप्लीट होंगी तो फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब इसका साथ बताना पड़ेगा कौन सी जॉब, मतलब जॉब 1 और 2। मैं आपको कहता हूं बस यही 2 कंप्लीट हुई हैं। अब अगर आप देखें तो 1 के ऊपर 5,000 रुपए का मटेरियल लगा हुआ था, 7,000 की लेबर 12 हो गया, और 3,500 रुपए का एफओएच, तो ये आ जाएगा जी 15,500। अगर 2 पे देखें 3,000 प्लस 5 8 प्लस 2,500, तो इसका मतलब टोटल ये एंट्री आपकी होगी 26,000 के साथ। आपकी गुड्स कंप्लीट हुई है ना, तो अब आपसे मैंने पूछा जॉब 1 पे टोटल कितना खर्चा किया था, तो 5,000 रुपये का ये मटेरियल लगा था, 7,000 की लेबर थी, और ये एफओएच, यानी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी बना सकते हैं इसके लिए आप।
ठीक है, तो अब आप कहने का है कि एंट्रीज तो वही हैं जो मैंने पहले पढ़ा दी हुई हैं, बस सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि जब भी वर्क इन प्रोसेस को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, साथ जॉब वाइज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना होगी। तो इस तरह करके इंशाल्लाह हम इसको किया करेंगे। जी, वो मैंने assume किया कि 2 ही जॉब्स कंप्लीट हुई, थर्ड भी इनकम्प्लीट पड़ी। क्वेश्चन में उसने जो दिया होगा आपने तो वैसे ही करना है ना। अच्छा, इसी तरह स्लाइटली चेंज इसके लेजर्स में भी आना है, वो इंशाल्लाह ना मैं कल पहले इनके क्वेश्चन कराऊंगा जो आज हम लोगों ने पढ़ ली है, और फिर उसके इंशाल्लाह हम अकाउंट्स को भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, वो भी जो जॉब वाइज होगी ना पेरोल। एक्चुअली मैंने सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री की है ना, बाकी नहीं ना की। बाकियों में ना वर्क इन प्रोसेस डेबिट होना था ना क्रेडिट होना था। तो कल इंशाल्लाह हम लोग एक तो इनकी प्रैक्टिस देखेंगे कि किस तरह आप लोग एंट्रीज वगैरह पास करेंगे, शीट्स वगैरह बनाया करेंगे, और फिर लेजर में क्या चेंज आता है इंशाल्लाह उसको भी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।